बेटा क्वेश्चन नंबर 25 था आपके सामने, जो बच्चों ने क्लास में खुद ने किया है, और उसका सॉल्यूशन ये है। जिन बच्चों ने 25 कर लिया है वो 26 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जिनको डाउट है उनको मैं समझा रहा हूं। एसेट्स बेटा हमारी क्या होती है, डेबिट क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट। बुक वैल्यू से क्लोज कर दी। फिर लाइबिलिटी क्लोज करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। तो रिलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर बाय मिसिज ए लोन। मिसिज ए लोन को हम आउटसाइड लाइबिलिटी मानेंगे, लिख दिया। ठीक है, अब ये एसेट्स और लाइबिलिटी मैंने ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब कहता है ए ने इन्वेस्टमेंट परचेज ले लिए 8,000 रुपए में फर्म के, तो उसने ले लिए तो उसके अकाउंट में 8,000 रुपए हम लेने उससे ए से। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय एज कैपिटल। अब कहता है ए कहता है कि ये जो लाइबिलिटी है वो मैं अपने आप पे कर दूंगा फर्म वाइफ के लोन की, तो एक लाइबिलिटी भी ली उसने, तो लाइबिलिटी की पेमेंट होती है एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, लेकिन कैश में नहीं दिया, वो कौन दे रहा है, पार्टनर को ने। तो फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगी, तो पार्टनर के पैसे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल। अब आपने रिलायजेशन के खर्चे हुए 1600, तो रिलायजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, क्रेडिटर को पेमेंट की, तो क्रेडिटर रिलायजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक लिख दिया। अब आपने यहां पर एसेट्स को बेचने से ये पैसा मिला आपको, तो स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट तीनों को बेचा है, तो पैसे रिलाइज होगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रिलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाय बैंक। ये चारों अमाउंट टोटल बार लिख दो, या मैंने इनके आगे बाय नहीं लिखा, थोड़ा डिटेल दिखा दी, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, ऐसे आएगा बाय बैंक की, समझे, डिटेल के लिए दिखा दिया इतने में बिका। नहीं लिखना चाहो तो इसका टोटल करके इकट्ठा लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये आपका टोटल करोगे ना 1 2 3 4, इसका टोटल कितना आएगा, 53,000 रुपया आएगा। एसेट्स कितने बिकी, 53 में। और जब टोटल करोगे तो इधर वाली साइड लॉस आएगा, वो डिवाइड कर दिया बड़ों ने, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ओपनिंग कैपिटल लिख दी इनकी, रिजर्व रखे बैलेंस शीट में बांट दिए, और उसने वाइफ का लोन लिया था तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी 10,000। ये पेंटल का डेबिट बैलेंस था, लॉस डिवाइड कर दिया। ये 8,000 रुपए उसने इन्वेस्टमेंट के थे वो ले लिए हमने, बात नहीं करेगा कोई बेटा प्लीज। और रियलाइजेशन का जो लॉस था ये इधर इसके अकाउंट में लिख दिया, और जो कैश बचा था वो उनको पेमेंट कर दी बेटा। ये बैंक अकाउंट आपका मैच होगा बिल्कुल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 करो बेटा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बेटा, बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू आर ऑन 31st March 2022 who were sharing profit in the ratio of 5:3:1। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी दे रखी बीपी, लोन फ्रॉम बैंक, जनरल रिजर्व और कैपिटल दे रखे तीनों का, पी क्यू आर का। कैश है, स्टॉक है, डेटर है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, बिल्डिंग है, और प्लांट मशीनरी है। तो बेटा पहले सभी एसेट्स को क्लोज करो, लाइबिलिटी को क्लोज करो। डेटर में आप पूरा कंप्लीट 42 लिखो, और जितना प्रोविजन है उसको रिवर्स साइड में लिख दो, या नेट भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे डालना। फिर कहता है पार्टनर डिजोल्व द बिजनेस, बिजनेस को डिजोल्व कर दिया। एसेट से क्या क्या रिलाइज हुआ, स्टॉक से 23,400, डेटर से 50% मिला, फिक्स एसेट से 10% कम मिला बुक वैल्यू से, और बीपी की पूरी पेमेंट कर दी बेटा। एक बात और ध्यान रखना, किसी लाइबिलिटी के बारे में ना बताए कितनी पेमेंट दी, तो ये एज्यूम करना है कि उसको फुल पेमेंट करी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी 800, कहता है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का बिल था 800 रुपए, विच वाज पेड, जो कि अब पे किया है, दैट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ये क्या बेटा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो इसकी डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सर बैंक क्यों लिखना है, क्योंकि ऊपर देखो बैलेंस क्या दे रखा है, कैश एट बैंक, मतलब बैंक कैश और बैंक एक ही बात होती है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन में बैंक लिखा हो तो बैंक अकाउंट लिखना, और कैश लिखा हो तो कैश। सर ये तो दोनों लिखा नहीं, कैश एट बैंक मतलब बैंक में इतने पैसे हैं, तो क्या सारी एंट्री किससे करनी है, बैंक के थ्रू करनी है, समझिए। उसके बाद बोलता है रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने में, 1250 जो पे कर दिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। और बनाना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। मैं कहता हूं 2 मिनट का काम है, इससे ज्यादा का काम नहीं है, ये सिर्फ 2 मिनट का काम है ये क्वेश्चन।
सिर्फ 2 मिनट का काम है। स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 मैंने क्लास में बच्चों को करने के लिए दिया था, आपने भी कर लिया होगा। मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 26 का। अगर कोई डाउट है तो प्लीज सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बेटा, आपके क्वेश्चन के अंदर 26 के अंदर सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, सारी एसेट्स को अपने क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो एंट्री आपको पता है एसेट्स क्या होती है, डीआर। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, सीआर, और साथ में किसको बिठाएंगे, रियलाइजेशन को। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो टू स्टॉक, टू डेटर, टू बिल्डिंग और टू प्लांट मशीनरी, इन चारों एसेट्स को क्लोज कर दिया। बैलेंस शीट में जो वैल्यू उसी से क्लोज होगा। सर सेल करेंगे, सेल बाद में करेंगे, पहले सारे बैलेंस को कहां लेके जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब जितनी भी लाइबिलिटीज है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का भी क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए डेटर में से क्या करके दिखा रखा है, लेस करके। समझ रहे मेरी बात को। तो एसेट्स में से लेस करके दिखाया, मतलब वो टोटल दिया मैंने, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है, सीआर बैलेंस है। तो दो तरीके होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को या तो लेस करके दिखा दो बैलेंस शीट में एसेट साइड में, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को बेटा लाइबिलिटी साइड में शो कर दो। लेकिन 99% हर राइटर को क्या फॉलो करता है कि वो लेस करके दिखाता है, इस इट मींस वो उसका सीआर बैलेंस होता है। समझ आ गई मेरी बात। क्यों सर, क्योंकि उसको डाउट है कितने हमारा डेटर क्या हो सकता है, डूब सकता है। जितने भी प्रोविजन बनाते हैं ना, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, क्योंकि उसमें हम पैसे जमा करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। समझ आई मेरी बात। तो लाइबिलिटी को बैलेंस सीआर होता है, बंद करने के लिए क्या करेंगे, डीआर। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, सीआर, बंद करने के लिए क्या करेंगे, डीआर। तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा बात सुन लो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते जरूर है, वो देखो अंदर दिखा के लेस करके दिखाते हैं। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, सीआर होता है हमेशा, ठीक है ना। उनको डीआर किया टू रियलाइजेशन, तो बाय बीपी, बाय लोन फ्रॉम बैंक, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये एसेट्स क्लोज होगी, ये लाइबिलिटी क्लोज होगी। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, सुनिएगा। अब अपने क्या करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे। तो अगर आपको लेजर बनाना हो तो आपको सब एसेट्स यहां है तो सेल यहां होंगी, लाइबिलिटी यहां है तो पेमेंट यहां होगी। तरीका ये है, और लॉजिकली एंट्री से करना है। तो एसेट्स का बैलेंस कहां जा चुका है, रियलाइजेशन में। अब मान लो एक टाइम पे आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या एंट्री होगी, तो आप छोड़ दो उस बात को, सिंपल सा सोचो कि एसेट्स बेचेंगे तो कैश आएगा, और कैश हमारी क्या है, एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, डीआर होती है। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डीआर, साथ में क्या आएगा, और कोई वर्ड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वर्ड है क्या, रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। या यहां पे बैंक था ना बेटा, यहां पे क्या था बेटा, बैंक। तो आपको वर्ड क्या लिखना चाहिए, बैंक ही लिखना चाहिए। कैश लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन बैंक लिखना, ठीक है बेटा। तो आपने एसेट से मिला तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाय बैंक। अब बाय बैंक करके आपको टोटल अमाउंट 1,16,400 लिखनी है। ये स्टॉक डेटर फर्नीचर लिखो मत लिखो, लिख दो तो बढ़िया, थोड़ा पता रहता है इस इससे मिला। एंट्री में स्टॉक वर्ड यूज नहीं हुआ, वो तो हम डिटेल दी है, एक तरीके की नरेशन हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, ये नरेशन हो गया, आके डिटेल दे दी, इससे इतना इतना पैसा मिला मेरे को। बात समझ आ गई। टोटल कितना मिला, 1,16,400। इसकी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या लिखा, बाय, बताओ बच्चों, बाय बैंक, वो तो डिटेल दी नीचे, ठीक है ना। अब ये पैसा आया आपको, तो इस पैसे को आप कहां लिखोगे बेटा, बैंक अकाउंट में लिखोगे। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी कितना, 40,000। एसेट्स बेचने से क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो टोटल 1,16,400 यहां लिख दिया। कोई डाउट है, कैश टू या बैंक टू रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाय बैंक। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको। देखो आप नहीं करो उसका कोई इलाज नहीं बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना बता रहा हूं, इतना बताने की आवश्यकता नहीं इस चैप्टर में। अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। चलिए, लायबिलिटी कितनी कितनी पेमेंट करनी है, क्वेश्चन ने बताया। अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट के बारे में क्वेश्चन ना बताए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको देने नहीं है।
इसका मतलब ये है कि जितनी है उसको 101% देना है। कि क्वेश्चन पेपर में आपसे कर सकता है कि बताएगा नहीं क्रिएटर को कितने दिए, तो बच्चा कहता सर बताया नहीं क्रिएटर को कितने दिए, तो मैंने तो पेमेंट नहीं की। नहीं बेटा, आपको ऑनेस्टली दिखानी है। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि लायबिलिटी है और उसको कितनी पेमेंट की, तो जितने की वो लायबिलिटी है उतना ही दिया है, ये आपने अंडरस्टूड है। ऑनेस्टी दिखानी है, ईमानदारी दिखानी। सर उसने बोला नहीं, मैंने दिया नहीं, मतलब आप तो फर्म का फेवर ले रहे हो, फिर गलत है ना। किसी के पैसे थे, उसने कब कहा उसने माफ कर दिए, सेक्रीफाइस कर दिए, समझ रहे हो। तो किसी लायबिलिटी के बारे में अदर इंफॉर्मेशन में यदि नहीं बताया कितना दिया है, तो आपने उसको 100% पेमेंट करनी है जितनी वो है। आई बात समझ में। तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। उसमें बैंक लिख के आप यहां पर डिटेल दी है, ये टू बैंक में बता सकते हो। यहां डिटेल दे रहे हैं हम, इसको समरी बता रहे हैं कि बीपी की कितनी पेमेंट की है 32,000, आउटस्टैंडिंग बिल की कितनी पेमेंट की है 800 रुपए, और रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने दिए हैं 1250 रुपए, और लोन फ्रॉम बैंक कितना है 30,000। 1 2 3 4 चारों का टोटल लगाया, बाहर निकाल दिया। अब आपकी इच्छा है, आप हर लायबिलिटी के लिए अलग एंट्री कर सकते हो। जैसे आपने पेमेंट की बीपी को, तो एंट्री क्या होगी बेटा रियलाइजेशन टू बैंक, तो आप लिखोगे टू बैंक, बाहर लिख दो 32,000। फिर आपने पेमेंट की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ना, उसकी पेमेंट करेंगे तो क्या होगा रियलाइजेशन टू बैंक, तो फिर दोबारा टू बैंक लिखो। फिर आपने खर्चों की पेमेंट की, तो क्या एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू बैंक, तो फिर टू बैंक लिखो। फिर लोन की पेमेंट की, तो क्या करोगे रियलाइजेशन टू बैंक, तो फिर टू बैंक लिखो। तो टू बैंक एक कॉमन लिख दिया, ये अंदर लिख के दिखा दिया, टोटल बाहर निकाल दिया। आपकी इच्छा है जैसे मर्जी दिखाओ, ठीक है। समझ आई मेरी बात। चलिएगा, ये हमने पेमेंट कर दी, ये हमने रिवर्क कर दी। अब इस क्वेश्चन के अंदर इधर का टोटल लगाया, इसमें बेटा डेबिट साइड का टोटल एक्सेस है, इसका मतलब लॉस है। लॉस हमने तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी लिख दिया बेटा, जनरल जो दिया हुआ था तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया। रियलाइजेशन का लॉस इधर लिख दिया, और फिर इसमें से लेस करके घटा के टू बैंक लिख दिया। इनको इतनी इतनी पेमेंट होगी, इसको पेमेंट होगी 39,750, 33,450 और 19,150, ये पेमेंट हो गई है इनको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये देख लो, उनकी कोरस्पोंडिंगली एंट्री यहां पर पोस्टिंग हो गई है। ये देखो, ये एसेट से मिले थे प्लीज, ये आपने किसकी पेमेंट की थी लायबिलिटीज की पेमेंट की थी, टोटल लिख दिया, और ये तीनों पार्टनर को कैश दिया था। तो कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा मैच होगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 26, ये लीजिए। अब देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 27। अगर सेम क्वेश्चन है तो होमवर्क में करना, आप अभी रीड कर रहा हूं मैं आपके साथ। यस, लिसन मी। A and H are partners sharing profit and loss 3:2. They decide to dissolve the firm on 31st March. The balance sheet on the above date was, बैलेंस शीट आपको बता रहा है बेटा, ठीक है। कैपिटल दे रखी है आपको, ठीक है। क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी बेटा, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर और कैश इन हैंड, तो कैश लिखना अब आप, ठीक है। ए इज टेक ओवर द बिल्डिंग, ए ने बिल्डिंग ले ली। अब ए ने ले ली तो ए से पैसे नहीं ले सकते क्योंकि ए पार्टनर है, तो उसकी कैपिटल में से पैसा काटेंगे ये, ठीक है ना। 95 में ली मशीन फर्नीचर, किसने ले लिया बेटा एच ने। तो पहले तो इनको चाहे कोई ले चाहे बेचो, सबसे पहले वो सेकंड स्टेप है, सबसे पहले इसको कहां डालेंगे रियलाइजेशन में डालेंगे। तो एसेट्स डीआर होती है, सीआर करेंगे रियलाइजेशन टू एसेट्स, फिर अपने बेचते तो एंट्री होती कैश टू रियलाइजेशन, बट कैश तो आया ही नहीं, पार्टनर ले तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आएगा। समझ आ गई। चलिए
तो दूसरी एसेट्स हरीश ने ले ली बेटा 80,000 में। ए एग्री टू पे द, एक लाइबिलिटी भी ले ली ए ने, वो बेटा जैसे वाइफ का लोन लिया था उस क्वेश्चन में। ए एग्री टू पे क्रेडिटर, ए कहता है मैं क्रेडिटर को पेमेंट कर दूंगा, और हरीश एग्री टू मेट बैंक, और हरीश कहता है मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करूंगा। मतलब फर्म ने डायरेक्ट कोई एसेट्स नहीं बेची, एसेट्स कौन लेके चला गया? पार्टनर। लाइबिलिटी की भी पेमेंट फर्म ने नहीं की क्योंकि पार्टनर बोलते हैं मैं कर दूंगा। तो लाइबिलिटी की पेमेंट जब पार्टनर करेगा तो उसके अकाउंट में कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और जब एसेट लेके जाएगा तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएगी? डेबिट। ठीक है। डेटर से हमारे को 46 मिला। एक्सपेंस जो रियलाइजेशन का वो है कितना? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी का मतलब 3 ही बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करो तो वेल एंड गुड, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28। होमवर्क है बेटा कल के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। यस, ABC वर पार्टनर्स इक्वल 1:1:1 ऑन 31 मार्च द बैलेंस शीट स्टूड एज। क्रेडिटर है, रिजर्व है, कैपिटल है तीनों की, कैश, स्टॉक, डेटर, लोन टू ए। कंफ्यूज मत होना, किससे लोन लिया है? ए से, और ए पार्टनर भी है। ए क्या है? ए को लोन दिया, सॉरी मैं आजकल बोल गया, लाइबिलिटी नहीं एसेट्स है। लोन टू ए को लोन दिया है, ए पार्टनर भी है और ए को लोन भी दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फर्नीचर बिल्डिंग, यस। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट द फॉलोइंग टर्म्स। कहता फर्म का डिसोल्यूशन हो गया और ये टर्म्स पे हुआ है। नंबर 1, फॉर द पर्पज ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹18,000। बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बाद में होगी, पहले हम एसेट्स को क्लोज करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी क्लोज्ड या ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। विच अमाउंट? बुक वैल्यू। जो बैलेंस शीट में अमाउंट है उसी से जाएगा, सेम, ना कम ना ज्यादा। अगर सेम से नहीं करोगे तो उसका बैलेंस बच जाएगा बेटा, और वो बुक्स क्लोज नहीं होंगी। मान लो बिल्डिंग है 10,000 की, आपने 8,000 लिख दिया तो 2,000 बैलेंस बच गया उसको। वो कितने में ली, कितने में बेची, वो सेकंड स्टेप है। समझ आई मेरी बात? चलो ये क्वेश्चन नहीं बताएगा ट्रांसफर करो, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि पहले मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाना है इसको, क्योंकि मेरे को इसको बंद करना है। इन्वेस्टमेंट 18,000 एंड ए टू कोर द इन्वेस्टमेंट। बाद में ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, एंट्री आपको पता है, ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी मुस्कान? ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, बिल्कुल सही है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइज। तो ए ने लिया तो उसकी कैपिटल में से पैसा काटेंगे, मतलब कम करेंगे। कम करने के लिए देखो कैपिटल सीआर होती है, और आपको बहुत अच्छे से समझाया कि बेटा अकाउंट्स में कम और ज्यादा दो चीज याद रखो। एसेट्स क्या होती है? सीआर। एसेट्स क्या होती है? डीआर। लायबिलिटी क्या होती है? सीआर। अगर वो ज्यादा होती है तो अकॉर्डिंग टू नेचर, और अगर कम होती है तो नेचर से रिवर्स। ये बातें बताई थी मैंने आपको, ठीक है प्लीज। उसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट से रिलाइज हो गया हमारे को 29,700। बस आगे 29,700 हमें मिलेंगे फिक्स्ड एसेट से। तो फिक्स्ड एसेट से हमें 29,700 रुपए रिलाइज होंगे। जैस्मिन इसकी क्या एंट्री होगी? बेटा दिल मत तोड़ प्लीज। फिक्स्ड एसेट से हमें 29,700 मिले, उसकी एंट्री बोलो रिलाइज की। थैंक यू। से रियलाइज करेंगे, पेमेंट करेंगे। एसेट्स का नाम, लायबिलिटी का नाम मत लेना, क्योंकि वो बैलेंस बेटा प्लीज रियलाइजेशन जा चुका है। स्टॉक एंड डेटर रियलाइज 80,000 इकट्ठा लिख दिया। स्टॉक और डेटर दोनों से इकट्ठा कितना मिला? 80,000। आप डरना मत। मनिंदर क्या एंट्री होगी? कैश टू रियलाइज 80,000। सर दोनों इकट्ठा है कैसे लिखूं? अरे भाई साहब, कैश डेटर से मिला तो भी कैश टू रियलाइजेशन, और स्टॉक से मिला तो भी कैश टू रियलाइजेशन, इकट्ठा अमाउंट लेंगे। समझ आई मेरी बात? 80,000 मिले।
एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन पेड वर रुपी 1300, कहता है एक्सपेंस हमने 1300 रुपए पे किए रियलाइजेशन के, जब नीति क्या एंट्री होगी, 1300 रुपए रियलाइजेशन के खर्चों की पेमेंट हुई है। 1300 रुपए रियलाइजेशन की खर्चों की पेमेंट हुई है। एक्सपेंस अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। साहिल, रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रियलाइजेशन के खर्चे हैं, आपको लॉस है, डीआर करेंगे और पेमेंट गई है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट रुपी 800। अब बच्चा कहता क्या करूं डिस्काउंट की एंट्री, बेटा पॉजिटिव सोचो, डिस्काउंट की एंट्री नहीं पूछ रहा, कहता क्रेडिटर ने हमें 800 रुपए डिस्काउंट दिया, बैलेंस शीट देखो क्रेडिटर है कितने 50,400, 800 रुपए हमें डिस्काउंट मिला, इट मीन हमने उनको 49,600 की पेमेंट की है, तो आपको 49,600 की एंट्री करनी है, ना कि 800 रुपए की एंट्री करनी है। मतलब यह बता रहा है कि क्रेडिटर कितनी पेमेंट करनी है, क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट, बस रियलाइज में क्या लिख दोगे, टू कैश, और उसमें क्या लिख दोगे, मतलब कहने का मेरा भाव ये है बेटा कि आप हर पर्टिकुलर एसेट्स और पर्टिकुलर लायबिलिटी के लिए बार बार टू कैश बाय कैश लिख लो, चाहे और चाहे इकट्ठा लिख के टोटल करके लिख दो। हाँ जी साहिल जी, क्या बेटा, हाँ गुडविल एसेट होती है हमारी, फिक्स्ड एसेट्स में होती है, फिक्स्ड एसेट में दो एडिड होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अभी तो फिक्स्ड एसेट्स अकॉर्डिंग टू न्यू रूल उसको अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिखाते हैं। ठीक है, गुडविल पार्ट है हमारी एसेट्स का, बिल्कुल सही है, और फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है। चलिएगा 1BR बिल्स रिसीवेबल, मतलब पेमेंट लेनी हमने, हेलो 1BR पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया कि BR शायद बैलेंस शीट में दिया नहीं हुआ, और मैंने जब फाइनली एसेट्स में देखा कैश स्टॉक डेटर लोन इन्वेस्टमेंट फर्नीचर बिल्डिंग, वास्तव में BR नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना, देखो, और यहाँ BR की बात कर रहा है, हो सकता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, क्या हो सकता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो उसको क्लोज तो करने की जरूरत नहीं है, उसको तो डायरेक्ट क्या करना है, पैसे लेने हैं, और लायबिलिटी तो डायरेक्ट पैसे देने हैं, तो वो आपको आते हैं रियलाइजेशन टू कैश या कैश टू रियलाइजेशन। चलिए ऑन BR for ₹1500 which discount सॉरी दोबारा रीड करता हूं, 1BR for ₹1500 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything and hence the bill had to be met by the firm। ये लाइन दोबारा पढ़ो, समझाने वाली है। हुआ क्या, होता क्या है, मैं यहां समझा देता हूं। BR बेटा मेरी एसेट्स होती है, क्या होती है, एसेट्स। ठीक है, ये आप हो, आपका मतलब फर्म, ठीक है, आपने किसी से पैसे लेने थे, क्यों लेने थे, गुड सेल किए होंगे आपने उसको क्रेडिट बेसिस पे, उस व्यक्ति पे आपको डाउट था तो आपने उससे रिटर्न में ले लिया। BR क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, हम बात लिखते हैं कि बिल वही होता है परफॉर्मे में, देखा होगा आपने कि लिखते हैं कि हमने इसे 10,000 रुपये आफ्टर 3 मंथ लेने हैं दिस, और इसको कहते हैं इस बिल को तू एक्सेप्ट कर, क्या कर, वो अपने साइन कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है, मतलब वो इस बात को एग्री है कि यस मैंने ये पैसे देने हैं, तो इसका ये बन जाता है बेटा, जैसे मान लीजिए राम से लेने थे तो इसका बन जाएगा BP और आपका क्या बन गया, BR। अब ये पेमेंट मान लो कब मिलनी है आपको, 3 मंथ बाद, ये पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना करें, ये पेमेंट कब मिलनी है, आफ्टर 3 मंथ। आपके पास बिल्स रिसीवेबल है, आप इसका क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट फर्स्ट, ये चैप्टर CA के अंदर है, आपने किया 11th में चैप्टर BRBP, ये है क्या, अब की बार नहीं था, आपके था तो बहुत बढ़िया बात है, हाँ 11th में अब की बार नहीं है, हाँ चलिए बेटा, तो इसने क्या किया, इस बिल इसके पास है, 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगी, इस बिल का ये क्या करेगा, इस बिल का देखो सबसे पहली बात है वेट करेगा 3 महीने, और आपको TS गरेवाल बोलता है कि वो बिल को रिटेन करेगा, बिल को क्या करेगा, रिटेन अपने पास रखेगा, 3 महीने बाद पैसे ले लेगा, पहला। दूसरा कि अगर उसको पैसे की जरूरत है तो बैंक से क्या करवा ले, डिस्काउंट करवा ले, डिस्काउंट का मतलब
ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 का बिल है, तो बैंक को कहेगा बैंक मेरे पास एक बिल है जिसकी पेमेंट मिलनी है आफ्टर 3 मंथ 10,000 रुपए। अच्छा, बैंक कहता तू मेरे से क्या चाहता है? कि मैं ये चाहता हूं आप मेरे से पैसे, आप दे दो मेरे को पैसे और आफ्टर 3 मंथ आप आराम से ले लेना। बैंक कहता बिल्कुल दे दूंगा, बट कुछ पैसे काट के दूंगा डिस्काउंट कमीशन के, क्योंकि तेरे को 10 दूर से 10 लूँ फिर बैंक कहां जाएगा? समझ रहे मेरी बात को? तो बैंक कहता हाँ मैं आपको 9500 दे दूंगा और फिर 3 महीने बाद किससे लेगा? आराम से 10। तो बैंक को 5,000 रुपए इंटरेस्ट, 500 रुपए इंटरेस्ट की क्या होगी? इनकम हो गई, कमीशन मिल गया बैंक को। यस, ऐसा होता है। दूसरा, ये बैंक को डिस्काउंट करवा सकता है। थर्ड, इसको इंडोर्स कर सकता है। क्या कर सकता है? इंडोर्स। मतलब इसने किसी को पैसे देने थे, मान लो शाम को पैसे देने थे इसने। किसको पैसे देने थे? शाम को। शाम आया इसके पास, आपके पास, कि मेरे पैसे, कहता भैया ऐसे पैसे तो है नहीं, बिल है, ये बिल ले जा और 3 महीने बाद किससे लेना? आराम से। फोर्थ ये होता है कि आप बहुत बिजी हो, एक्सेस वर्क है आपके पास, किससे पैसे लेने हैं, कब लेने हैं, कब बिल मैच्योर होगा, आप भूल जाते हो, काम बहुत बड़ा है, तो आप बैंक की ड्यूटी लगा देते हो। किसकी ड्यूटी लगा देते हो? कि बैंक ये मेरा बिल है। बैंक कहता डिस्काउंट करना, कहता ना 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 डिस्काउंट नहीं करना, पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं पैसे की। मैं तेरी ये ड्यूटी लगा रहा हूं कि जब इसकी ड्यू डेट आए बिल की, क्या है, तो तू आराम से लेके मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर देना। तो उसको बोलते हैं कि हम ये बिल बैंक को भेज रहे हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये 4 तरीके होते हैं, हालांकि मैंने पूरा चैप्टर बता दिया आपको। बिल सेंड फॉर कलेक्शन बोलते हैं, ये 4 ट्रीटमेंट होते हैं। इसने बैंक से क्या करवाया? डिस्काउंट। कि बैंक आज पैसे दे दो, थोड़े दिन बाद राम आपको दे देगा। ठीक है, थोड़े दिन बाद बैंक गया राम के पास, राम ये बिल पे साइन तेरे हैं? कहता हाँ। कहते तूने 10,000 देने थे? कहता हाँ। कहते लाओ 10,000 दो। कहता आपको पता नहीं मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं। क्या हो चुका है? दिवालिया। और दिवालिया व्यक्ति से पैसे नहीं मांग सकते एज पर लॉ। ठीक है जी। सर फिर बैंक क्या करेगा? बैंक कुछ नहीं करेगा, बैंक वापस आएगा, जैसे गया था वैसे वापस आ जाएगा। और बैंक जाके किससे मांगेगा? आपसे। सर हम तो नहीं देंगे। बेटा देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बिल आपका था, बैंक ने सिर्फ आपकी क्या की थी? हेल्प की थी। अगर वो दे देता तो खत्म था, नहीं तो बैंक आपसे मांगेगा। याद होगा कि बिल डिसऑनर हो गया तो आप एंट्री करते थे, वापस से डेटर क्रिएट करते थे, डेटर टू बीआर। एनीवे ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आपने दिए, आपने बीआर की पेमेंट की, आपकी बुक में बीआर है नहीं क्योंकि आपने बीआर की पेमेंट ऑलरेडी ले ली थी, दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स सिर्फ। ठीक है, तो इसकी पेमेंट आपने की, हालांकि मैं डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन पूरा समझाया। इसने पेमेंट की है, पेमेंट की है तो एंट्री क्या होगी बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश होगी और कुछ भी नहीं होगी। मतलब इसने, आप बीआर समझ के एसेट्स मत मान लेना, मतलब ये डिस्काउंट किए हुए बीआर थे, आपको बैंक को पैसा देना है तो आपकी लायबिलिटी बन गई। आगे बात समझे? तो आप क्या करोगे बेटा? बताओ। टू कैश। ठीक है, ये कंसेप्ट, ऐसी लाइनें आता है क्वेश्चन में 1 2 3, उसको अलग से याद रखना। अब इस लाइन को पता है क्या करना चाहिए? आप मेरा फेस मत देखो, इस पे सर्किल लगा के, इस पे इंपॉर्टेंट लिख के, क्योंकि पेपर में सारा क्वेश्चन नहीं दे सकते, ये लाइन अलग है, तो ये लाइन उस टाइम रीड करोगे, हाँ ये था, ठीक, ओके, ऐसे इंटेलिजेंट में लगा इसको। बुक बेटा उधर दे दे एक बार, उसको अपने हिसाब से लिख लीजिए ना। सर बहुत अच्छे समझ में आया बेटा, पूरा क्वेश्चन करा चुका हूं, लिखना आपने है। ठीक है, बस खत्म हो गया। कहता वो 3 अकाउंट बना दो जो आपको दिनेश सर ने सिखाए हैं। ओके, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बताइए? 28। बात नहीं करेगा कोई भी? क्वेश्चन नंबर 29 सेम डिट्टो है, होमवर्क है, नोट कर लो। कोई भी नया पॉइंट नहीं है, मैं ये सोच रहा कोई नया पॉइंट होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन नहीं है इसमें कोई भी नया पॉइंट, आप नोट कर लीजिए। 29 होमवर्क है। डिट्टो क्वेश्चन बेटा स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ना कि टीचर की प्रैक्टिस के लिए। किसमें बेटा?
रीड करो क्या है पॉइंट, बताओ बोलो। रीड करना है बेटा, अपने आप नहीं करना, मेरे को सुनना चाहिए। बोलो बेटा, दीदी आप बोलो बेटा। Creditors and bills payable were payable after 2 months, but were paid immediately at a discount of 15% per annum. आगे होगा याद, जो गुरुजी ने मिस्टेक की थी, 2/12 किया था, भूल गए थे ना। कहता है उसको इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। कितना कितने % डिस्काउंट है? 15% पर एनम लिखा है, 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं किसको? creditors of bill payable. तो 2% कम करके पेमेंट करनी है, ठीक है ना। 15% इंटू 2/12, मतलब आपने 2 महीने बाद देने हैं, लेकिन आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो, तो आपको 2 महीने का इंटरेस्ट काट के पेमेंट करनी है। कितने के क्रेडिटर बेटा? क्रेडिटर कितने के हैं? 40। आपको 2 महीने बाद 40 देने थे, लेकिन आज आप 2 महीने बाद देने थे, लेकिन आप आज ही दे रहे हो, तो उसको कहता भाई 2 महीने पहले दे रहा हूं तो 2 महीने का इंटरेस्ट डिडक्ट करके दूंगा, क्योंकि तेरे को एडवांस है ना। सर क्यों दे रहा है? अरे अपने को क्वेश्चन ने बोला, आपने उसको फॉलो करना है। कितने % इंटरेस्ट रेट है मार्केट में? 15%, परसेंट हटाओगे 100 आ गया। कितने मंथ पहले दे रहे हो? 2, मतलब 2 महीने पहले दे रहे हो, 2 महीने का इंटरेस्ट निकालो। 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल लोगे बेटा, कितना आया? 1000 रुपए। तो आप उसको 39 दे दोगे, बस इतना यूज है। ऐसे डिप्टी का निकाल लेंगे। क्वेश्चन ये भी बोल सकता था कि उसको 39 दिए, लेकिन क्वेश्चन वाला कहता है 12th के बच्चे थोड़ी सी कैलकुलेशन कराता हूं, मैथ वाले ज्यादा बढ़िया कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 मेरे साथ रीड करना। 30 में बेटा 1 रेशो दे रखा है, माइकल जैक्सन और जॉन, 1/2, 1/3, 1/6। तो सबसे पहले ये रेशियो धोखा देगा आपको, इसको सही कर लेना है ना, उल्टा लटका हुआ इसको सीधा कर लेना। 1/2, 1/3, 1/6, एलसीएम ले लेना 6 और सोल्व कर लोगे तो क्या आएगा ये बताओ? 3/1 आएगा। यस 3/1 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब इसके पॉइंट देख लेते हैं, कोई भी नया पॉइंट है तो मैं बता दूंगा। रियलाइजेशन प्रोसेस लायबिलिटी अंडर शूट फॉर डैमेज इज सेटल्ड टू बी 20,000 एंड अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड फॉर द बुक्स ऑफ द फर्म। हाँ ये लाइन में बता देता हूँ, हालांकि पता है लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है इसलिए बतानी पड़ेगी। लैंड और बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया 40 में, स्टॉक को डेटर को 30 में किया है, ओके डन। एक्सपेंस इतने हैं, ओके। देयर वाज ए कार इन ए फर्म व्हिच वाज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, इट वाज टेकन बाय माइकल फॉर 20,000, ही आल्सो एग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी नाउ प्रोवाइडेड इन द बुक्स। खत्म, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सुनना बेटा, एक एक पॉइंट बता देता हूं, बहुत आसान है। पहले तो बैलेंस शीट में ये देखो लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी कितनी है? मात्र 2 हैं, क्रेडिटर और लोन फ्रॉम माइकल, ये भी तो लायबिलिटी है। अरे बोलो, लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना बेटा? 21,000। अगर किसी वर्कर को चोट लग जाती है तो हम उसको पेमेंट करेंगे। लगी है किसी को चोट? नहीं लगी, बिल्कुल सही है, किसी को चोट नहीं लगी बेटा। सारी एसेट्स को क्लोज करेंगे। एसेट्स को क्लोज करने की एंट्री क्या होगी मुस्कान? रिलाइज अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो रिलाइज में क्या लिखोगे? टू एसेट्स, टू स्टॉक, टू डेटर, टू लैंड और बिल्डिंग, हो गया। अच्छा जी, उसके बाद लायबिलिटी को क्लोज करेंगे। किसको करेंगे? लायबिलिटी कितनी है? 2। बैंक से पूछते हैं, बैंक लायबिलिटी को क्लोज करने की कंप्लीट एंट्री बोल बेटा। साइन लायबिलिटी को क्लोज करने की एंट्री बोलो बेटा। मैं आपसे आपके फादर साहब का नाम पूछ रहा हूं, आप मदर का बता रहे हो, क्या होगी बेटा बताओ? लायबिलिटी को क्लोज करने की एंट्री बोलो।
अब गुरुजी को दुख नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। मतलब इतना अच्छा पढ़ाने, मैं मेरे को पता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, घमंड नहीं करा जैसे ऐसा, बट उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मतलब क्या है यार, मतलब इतना कुछ करने के बाद ये हो- नहीं, एक बात बताओ, तुम्हें यही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछता है, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे गुरुजी क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा लायबिलिटी को क्लोज करने की एंट्री बताओ, आप एक स्टेप और आगे जा रहे हो। मैंने पूछा है पेमेंट करने की एंट्री बताओ, बट तुम्हें दिमाग नहीं है, दिमाग में चार चार चीजें चलेंगी तो कहां से आएगी बेटा। मैंने कहा लायबिलिटी को क्लोज करने की एंट्री बताओ, तो लायबिलिटी को क्लोज करने की एंट्री बताओ ना आप। क्या होगी गुरमीत, खत्म कहानी। आप भी शांत, मैं भी शांत। अब बोलता हूं लायबिलिटी की पेमेंट की एंट्री बताओ, बोल बेटा कहां दिक्कत है। अब रिद्धि लायबिलिटी के नाम लेके एंट्री बता क्लोज करने की बेटा। Creditors to realization. हाँ, मैंने ये कहा था लोन अकाउंट बनाना है अपने को, ये चेक करना था। हालांकि आप इसको भी, लोन को भी रिलायंस में डाल दोगे ना तो भी गलत नहीं। सुनो बेटा, अब कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या वाला है, बार बार कब किसको ट्रांसफर करना है किसको नहीं करना। बिल्कुल सिंपल, पार्टनर का लोन है, किसका, तो उसको रियलाइजेशन में नहीं डालना। आपकी बुक ने नहीं डाला, डाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मैं एक क्वेश्चन करवा के दिखा दूंगा दोनों तरीके से। क्यों, क्योंकि पार्टनर का लोन अकाउंट आपको बढ़ा के दिखाना है। पार्टनर ने लोन दिया ना फर्म को, हेलो बेटा, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या लिया है बताओ, मुस्कान, दिया बेटा लोन। अच्छा, तो अपने को क्या करना है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बना लोगे सभी। उसके बाद पार्टनर का नाम क्या है, माइकल लोन अकाउंट, माइकल ने दिया ना लोन, अरे बोलो, ठीक है, ये बनाना है। फिर एक क्या बनाना है पार्टनर से, कैपिटल अकाउंट बना लोगे। और फिर क्या बनाना है, कैश या, ये अकाउंट तो मेरे मतलब का फजीयत है, ये लायबिलिटी है ना आपकी, इसको कहता है इसमें यहां पे क्लोज मत करो। ये लो, लायबिलिटी क्या होती है, बाय बैलेंस है, बीडी कितना, 10,000, ये बैलेंस लिख दिया। माइकल लोन अकाउंट को जैस्मिन क्लोज किया मैंने, यूनिका माइकल लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया, नहीं किया। माइकल लोन अकाउंट को क्लोज किया होता तो रियलाइजेशन लिखता हूं, माइकल लोन अकाउंट को क्लोज नहीं किया, माइकल लोन अकाउंट को अकाउंट ओपन किया मैंने, कर दिया। अब लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी क्या, रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस कहां जा चुका है, रियलाइजेशन में। लेकिन माइकल लोन की जब पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन टू कैश नहीं होगा, क्योंकि माइकल का लोन अभी ओपन है। तो क्या करेंगे, माइकल लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो माइकल लोन में क्या लिख देंगे, टू कैश, कितना, 10,000 किलो। इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ, यहां का यहां का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बेमतलब की बुक वाला कर रहा है इसलिए है। मतलब पार्टनर का कोई लोन है तो वो अकाउंट बना लो और उसकी वहां पेमेंट कर दो। अगर अपने इसको यहां डाल, अच्छा चलो इसको अगर मैं लोन अकाउंट में डाल देता मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने माइकल लोन है तो लायबिलिटी आपको पता है, उसको रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर करो, क्या एंट्री होगी यूनिका, माइकल लोन को रिलायंस में डाल दे, क्या एंट्री होगी, बिल्कुल सही है। तो रिलायंस में क्या लिखेगी, बाय माइकल लोन, कितना लिखेगी, 10,000 लिख देगी। फिर मैं क्या, माइकल लोन की पेमेंट कर दो, क्या एंट्री करेगी, रिलायंस टू कैश, तो क्या लिखेंगे, टू कैश, कितना, ये इधर ही आया टू कैश, इधर ही आया। मतलब इसको यहां डाल के भी कर सकते हैं और अलग, मैंने हमेशा यही डालता था, लेकिन आपकी बुक में अलग कर रखा है। मतलब आप समझ रहे हो क्या, ये भी लायबिलिटी है वो भी लायबिलिटी, आपकी बुक में वो बस लोन अकाउंट को अलग से बढ़ा के पेमेंट करता है, आप रिलेशन में डाल के पेमेंट कर दो, बात हुई है, क्योंकि ये है तो लायबिलिटी ना। बट क्वेश्चन वाला क्या है, इसको अलग से इंपॉर्टेंस देता नहीं, पार्टनर का लोन है अलग से लिखो, इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे घर पे जमाई आते ना, अलग से इंपॉर्टेंस देते हैं, वो है तो आदमी। अरे बोलो, हाँ जी सर, कोई डाउट है किसी को,
आगे बात सुनो, चलिए। अच्छा ये हो गया। एक आपको वर्कमैन कंपनसेशन रेशियो कितना दिया हो बेटा, क्या करोगे बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे, बोलो बेटा, ठीक है। और एक पॉइंट और था पहला पहला जो आपको समझ नहीं आएगा शायद, हाँ, ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस ए लायबिलिटी अंडर ए सूट फॉर डैमेज इज सेटल्ड एट ₹20,000 एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब कहता आपके ऊपर कोई केस चल रहा था कोई डैमेज का, शूट का मतलब क्या बेटा, केस, ठीक है। जो केस की सेटलमेंट हुई है वो कितने में हुई है, 20,000 रुपए में। मतलब आपको ये आपने उसको कहा भाई साहब केस कुछ रफा दफा समझौता हो गया, कितने में, 20,000। आगे बोलता है एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कहता है ये 20,000 रुपए ना, इसकी हमने 5,000 रुपए तो हमने बुक्स में लिखे हुए हैं, मतलब इसको पता होगा पहले 5,000 रुपए तो कम से कम देने पड़ेंगे। तो कहता है 5,000 तो हमने बुक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, मतलब 5,000 तो बुक्स में लायबिलिटी माननी हुई है। अब बच्चा कहता सर दिनेश सर दिखाओ कहाँ माननी हुई है, भैया उसने क्रेडिटर में जोड़ के दिखा रखा होगा, आप क्यों टेंशन लेते हो? सर मैं तो नहीं मानता। भाई साहब वो क्वेश्चन वाला लिख के दे रहा है आपको कि मैंने 5,000 बुक्स में लिख दिए हैं, सर मैं नहीं मानूंगा, तो वो नंबर भी नहीं मानेगा। ये बात क्लियर कर देता हूं मैं आपको, क्योंकि बुक वाले ने साफ साफ लिख के दे दिया कि हमने बुक्स के अंदर कितना प्रोवाइड कर रखा है, 5,000 रुपए हमने बुक्स के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। तो टोटल थी कितनी बेटा, 20। कितना प्रोवाइड किया हुआ बुक्स के अंदर, 5। कितना पे और करना है, 15,000 रुपए पे करना है। किसको पे करना है? लायबिलिटी है। बताओ क्या करोगे? ये क्वेश्चन अभी करेंगे क्या? अगला भी हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा एक दो पॉइंट है इसमें मैं करूंगा ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 30 था। चलो 30 मैं कराऊंगा, ठीक है, अभी नहीं करा रहा मैं क्योंकि अभी आपको होमवर्क और देना है मैंने। 30 मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो जल्दी से, करो तो ठीक है, जिसने करना वो कर सकता है, जो नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, मैं कराऊंगा। ऐसे कर रहा है, एक बात सुनो, कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने आपको, कौन कौन से बेटा? मैं क्वेश्चन 3 दिए वो तो सही याद रखे यार। अब इधर देखना जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 और 32, ये क्वेश्चन आप 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन आप ट्राई करके आओगे। ये क्वेश्चन 5 के 5 मैं कराऊंगा इन द सेंस आपकी नोटबुक में जो भी डाउट होगा XYZ आपसे नहीं हो, गलत हो बेटा, आपने जैसे 27 किया अपनी और आपका आंसर नहीं आया, जितना कर सके उतना करके अगला कर लेना, क्योंकि तूने जो जो गलती की है वो फिर यहां पर पता लग जाएगी, ठीक है बेटा। और बेटा आप प्लीज नोटबुक में साफ करके लाना ताकि यहां रखने में काम आए, ठीक है। तो ये बेटा है 5 क्वेश्चन, इसलिए कि इन 5 क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अब 32 के बाद एक तो आपका क्वेश्चन कौन सा छोड़ा मैंने, 30, बोलो बेटा, और 33, 34, 35 और 36। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये तो आपका है कल का होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये मेरे पास ये क्वेश्चन बच गए। 36 के बाद चैप्टर खत्म है, एक दिन का काम उसके बाद। सुनो इन क्वेश्चन में 30 तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है, 33, 34, 35, 36, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट है छोटे छोटे क्वेश्चन का, 36 के बाद 35 तक, सॉरी
उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट है, वो 2 नंबर में आ सकता है, वो करवा दूंगा मैं। अब क्वेश्चन 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक 4 क्वेश्चन है, ये तो मैं कराऊंगा ही, मैंने कह ही दिया जब। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस में से अगर डिट्टो होंगे तो एक करवा दूंगा, अलग होंगे तो तीनों करवा दूंगा। ये क्लास आपको कल YouTube पे रिकॉर्डेड मिलेगी, कल क्लास में नहीं आना आपने, कल मैं बाहर हूं। आगे बात समझे, ये वाले क्वेश्चन आपको YouTube पे लगा लेना आप सारे। कल संडे है, आराम से अपने हिसाब से पढ़ लेना, कल आपको क्लास में नहीं आना, ये क्लास आपको YouTube पे कल मिल जाएगी। और ये क्लास तो अभी मिल जाएगी YouTube पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ये क्लास YouTube पे मैं कल आपको दे दूंगा। ठीक है, और इसमें जो डाउट होंगे आपको, मान लो इसमें जो डाउट, वो मैं आपको मंडे को करूंगा। ठीक है, जय श्री श्याम बेटा। ठीक है, आगे डिस्कशन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, जय श्री श्याम।